हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पीएससीबी प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023 जनवरी। ओके फ्रेंड्स, इस सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सैम्पल पेपर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से ही प्रोवाइड किया गया है। ये सैम्पल पेपर आपको पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किया गया है। आज हम इसे पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही फुल्ली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इस सैम्पल को सॉल्व करने का। ये जो सैम्पल पेपर है हम पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्री बोर्ड का सैम्पल पेपर है इसी सैम्पल पेपर की तरह से आपका फाइनल पेपर भी आएगा। इट मीन्स कहने का जैसे कि इस सैम्पल पेपर में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर के अकॉर्डिंग या सवाल जो भी जिस चैप्टर से उठाए गए हैं सेम ऐसे ही फाइनल पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है, यहाँ पर देखिए ये हमें पंजाबी मीडियम में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमसे कहा गया है द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। हमें एक फैक्टर ट्री दिए रखा है, एक ट्री बनाया गया है, इनमें से एक टर्म मिसिंग दे रखी है, वो मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ओके फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिस ऑप्शन को लगता है कि आपको वो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आंसर शीट पे आएंगे। शायद ये आपको विजुअल ना हो रहा हो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये नंबरिंग ये टेबल जो ट्री था 20 यहाँ लिखा हुआ था, तो फाइनली हमने क्या किया, ये 20 को हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, देखिए 20 ऊपर 5 लिखा था, हमने 5 लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स इस वाले बॉक्स में हमें फिल करना है। और यहाँ पर 2, तो हमने 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा देखिए जरा। आप इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 2 और 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 20। फाइनली ये हमारा ट्री कंप्लीट हो जाएगा, तो 4 इज़ द राइट आंसर। देखते हैं ये हमारे ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर भी ऑप्शन में मिलेगा आप उसको टिक कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो देखते हैं बी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको पहले से क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पोइनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू डैश। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें कहा गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, क्या वो हमारा c बाय ए होता है, क्या वो हमारा माइनस बी बाय ए होता है, क्या वो हमारा माइनस सी बाय ए होता है, क्या वो हमारा b बाय ए होता है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए जब भी आपको अल्फ़ा और बीटा कहा जाए इट मीन्स वो क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरो की बात कही जा रही है। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाय ए हमारा सम ऑफ जीरो होता है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है माइनस बी बाय ए हमारा राइट आंसर है। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए ये हमारा बी वाला ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो हम बी वाले ऑप्शन को टिक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, इसमें हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे कहा गया है द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोइनोमियल वाई इक्वल्स टू पी एक्स फ्रॉम द गिवन ग्राफ। हमें एक ग्राफ दिया गया है, तो ये ग्राफ को हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर अपनी आंसर शीट पर नोट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कहा गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा y इक्वल्स टू पी एक्स कहा गया है, तो हमने क्या करना है y इक्वल्स टू पी एक्स लिख दिया है। इट मीन्स x वाली टर्म को ये जो लाइन जा रही है वो कितनी बार कट कर रही है, तो देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और ये 4 टाइम। जो हमारी ये लाइन गई हुई है पास हुई है ये x को 4 टाइम कट कर रही है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा 4। याद रखिए अगर ये स्टेटमेंट x इक्वल्स टू पी वाई कह दे तो इट मीन्स आपने ये याद रखना है कि हमारी ये लाइन y को कितनी बार कट कर रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें क्या कहा गया है, y इक्वल्स टू पी एक्स कहा गया है, तो इट मीन्स x को कितनी बार कट कर रही है। अगर x इक्वल्स टू पी वाई कहा जाए तो y को कितनी बार कट कर रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है पी एक्स तो कितनी बार कट हो रहा है, ये 4 बार, तो फाइनली हम 4 इज़ अ राइट आंसर देते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखिए डी इज़ अ राइट आंसर, 4 लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कहा गया है
इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी डैश। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, देन लाइन विल बी, तो लाइन हमारी क्या होगी, याद रखिए जब हमारे पास टू लाइंस आर कंसिस्टेंट होती है तो टू लाइन कंसिस्टेंट कब कब होगी, जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तब वो कंसिस्टेंट होगी। इट मीन्स उसका सोल्यूशन काउंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पे कट हो रही है तो इट मीन्स इसका एक सोल्यूशन काउंट होगा, एक पॉइंट निकल के आएगा। वैसे ही हमारे पास जब कोई लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन उसी के ऊपर हो तो बहुत सारे हम पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। इट मीन्स बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टू लाइन कंसीडर होगी, एक ही लाइन पे होंगी, और यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी तो हमारा सोल्यूशन काउंट होगा। तो इस केस में क्या होता है, जब भी हमारे पास पेयर ऑफ दो इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी, तो कंसिस्टेंट इन दोनों केस में होती हैं, तो क्या होता है, इंटरसेक्ट के केस में होंगी और कोइंसिडेंट के केस में होंगी। ये कब तब होगा जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हों या एक दूसरे के ऊपर ही बन रही हों, उनको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इट मीन्स सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है फ्रॉम अ गिवन ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन पेयर ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड दी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, और हमें ये 4 पॉइंट दिए गए हैं और साथ ही साथ ये ग्राफ भी दिया गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए ग्राफ में क्या क्या कहा हुआ है थोड़ा सा मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट बनाया हुआ है। देखिए ये जो कट ऑफ पॉइंट है यही हमें शो किया गया है, ये देखिए ये रहा। ओके फ्रेंड्स, तो ये कट ऑफ पॉइंट हमारा 4 और 0 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कहा गया है फ्रॉम द गिवन ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दे रखा है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइज हो रहा है। याद रखिए आपने क्या करना है, कोई एक पॉइंट चूज करना है और किसी भी इक्वेशन में फिल कर देना है। जैसे कि हमने ये 4 और 2 वाला पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वही हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में फिल करेंगे तो इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, और इस वाली इक्वेशन में फिल करेंगे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 तो वो 20 बन जाएगा। इट मीन्स ये जो पॉइंट है इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली डी इज़ अ राइट आंसर। आप इसे एलिमिनेशन की सहायता से, सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकली मेथड से भी निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कई तरह से इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप फिलअप करोगे तो कोई भी डिजिट इक्वेट में इक्वल टू में नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर 0 और 5 मैं यहाँ फिल करूँगा तो मुझे इक्वल्स टू में 0 नहीं मिलेगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू नहीं आएगा। उसी अकॉर्डिंग अनदर पॉइंट को फिल करेंगे तो नहीं आएगा। फाइनली अगर डी पॉइंट को आप फिल करेंगे दोनों इक्वेशन में तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइज होती हुई दिखेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे कहा गया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x, रूट में है ये 5 रूट x है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उनमें से चारों में से कौन सी कंडीशन के लिए वो सेटिस्फाइज हो रहा है। क्या उसके 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट बनेंगे, क्या 2 रूट्स आर इक्वल बनेंगे, या नो रियल रूट्स बनेंगे, या मोर देन 2 रूट्स बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो सबसे पहले आप उसको सेटिस्फाइज कराइए, एग्जिस्ट कराइए। उसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाले फॉर्मूले में फिलअप कर देंगे। अगर डी आपका 0 आ रहा है इट मीन्स आपके रूट इक्वल बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है तो आपके रूट्स डिस्टिंक्ट बनेंगे और रियल बनेंगे। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब एक x की वैल्यू आपकी 5 आ सकती है, दूसरी x की वैल्यू 3 भी आ सकती है, तो दोनों को देखिए दोनों ही रूट अलग अलग हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे कहते हैं डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। रियल रूट मतलब ये पॉजिटिव होंगे, मे बी नेगेटिव भी कंसीडर हो सकता है इस वाले केस में। डी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 से, ओके फ्रेंड्स 1 नहीं होगा, 0 से अगर डी हमारा ग्रेटर आता है तो ये दोनों सेटिस्फाइज होते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जो इसमें से यहाँ से हम ये हमारा ए हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये बी काउंट होगा और ये हमारा सी काउंट होगा और हम इसमें फिल कर देंगे बी का स्क्वायर माइनस 4ac में फिल करेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का √5, तो हमने यहाँ रूट 5 यहाँ ले लिया, माइनस का √5 और होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। 4ac तो 4 हम वैसे रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 1। इनको सॉल्व करने कितना आएगा 8 और इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और -5 का जो 5 जो था यहाँ पर 2 टाइम ओपन होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, -√5 इंटू -√5 2 बार ओपन कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा और √5 मिलकर 5 बन जाएगा। तो फाइनली रिजल्टन आएगा 5 और 5 में से 8 माइनस करेंगे तो रिजल्टन आएगा माइनस का 3। अगर डी हमारा माइनस का आता है तो क्या होता है, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते हैं, हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। ओके फ्रेंड्स, हम इसके रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो नो रियल रूट इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है एपी सीरीज देखिए 2,2,2,2,2। ओके फ्रेंड्स, व्हाट विल द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस को निकालना है। ओके फ्रेंड्स, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इट मीन्स ये हमारा एपी सीरीज में है, और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है इट मीन्स ये एपी सीरीज में नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एपी सीरीज में इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये हमारा a1, ये हमारा a2, माइनस करेंगे कितना आएगा इसमें से, तो फाइनली हमारा डी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अनदर इक्वेशन को यूज़ कर लीजिए तो भी हमारा क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 0, तो फाइनली 0 इज अ राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज लोकेट एट बोथ एक्सिस। हमें कहा गया है कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो दोनों एक्सिस के लिए वर्क करता है, या दोनों एक्सिस जिस पे काउंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए, देखिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कोई भी पॉइंट कंसिडर होता है, जैसे ये 0 और 1 है, तो 0 और 1 कहाँ लाइज करेगा, ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो इट मीन्स इस वाले पॉइंट पे लाइज करेगा। ये हमारा 1 और 0 वाला पॉइंट है, उसी अकॉर्डिंग 0 0 0 0 यहाँ काउंट होगा, 1 1 माइनस का 1 है और 1 है तो वो कहाँ काउंट होगा, देखिए वो यहाँ काउंट होगा 1 और -1। ओके फ्रेंड्स, और 1 और 1 ऐसे, सॉरी -1 ये रहा और 1 पॉजिटिव है तो ये ऐसे काउंट होगा, यहाँ वाला पॉइंट काउंट होगा -1 एंड 1। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी पॉइंट्स काउंट बन रहे हैं वो किसी लाइन पे बन रहे हैं, सिर्फ एक ओरिजिन वाला पॉइंट ऐसा है जो x पे भी बन रहा है और y पे भी वहाँ पॉइंट काउंट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अनदर कोई पॉइंट्स वो हमारा x एक्सिस पे बनेगा या y एक्सिस बनेगा, पर दोनों के लिए वो काउंट नहीं किया जाएगा। दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है जो काउंट होती है, वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इसी पॉइंट पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों लोकेट किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा हुआ है, आइए उनको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नेक्स्ट पेज पे है, जो कि हम आपको यहाँ शो कर रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में, हमें कहा गया है 9 सेकेंड a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ओके फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ 9 सेकेंड a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू बताना है किसके बनेगा। तो ये तो आपको पहले से ही आता है, क्या करना है 9 दोनों में से कॉमन लेना है, तो अंदर में क्या बचेगा सेकेंड a और tan स्क्वायर a। सेकेंड स्क्वायर a और tan स्क्वायर a बीच में जब माइनस होते हैं तो उनका जो फार्मूला क्या होता है वो 1 होता है। फाइनली हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको पहले से आता होगा। तो 9 इज अ राइट आंसर, इट मीन्स सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
कॉस ए फ्रॉम द गिवन ट्राइंगल ए बी सी। हमें एक ट्राइंगल दी गई है जिसमें यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4, यहाँ पर 5। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी आंसर शीट पे इसको लिखते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 ट्राइंगल दिया गया है। ट्राइंगल में हमें ये देखिए, ये कोना जो है वो हमारा ए कहा गया है, तो ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट और ये हमारा सी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, कॉस ए बताना है। तो हमने यहाँ लिखा कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच। कैसे पढ़ते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले, और नीचे आता है कम से कम। पहला हमारा साइन होता है, दूसरा हमारा कॉस होता है, तीसरा हमारा टेन होता है। हमें कॉस ही चाहिए, जब हमें कॉस थीटा पढ़ेंगे तो बी अपॉन एच का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बी अपॉन एच लिख दिया है। और वो क्या है, बी अपॉन एच का है, देखिए अगर हमारे पास ए यहाँ पर है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर काउंट होता है और नीचे वाला बेस। याद रखिएगा, आपने ए बी सी का खास ध्यान रखना है कि आपको कॉस ए कहा गया है या कॉस सी या कॉस बी कहा गया है। हमें कॉस ए कहा था तो हमने ए यहाँ देखा, और ए के सामने एंगल बन रहा है, मतलब ये एंगल है इसके सामने, ये परपेंडिकुलर, तो नीचे वाला बेस बनेगा। अब कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हमें बेस की जरूरत है, तो बेस हमने ऊपर ले दिया 3 और हाइपोटेनस क्या है तो 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, फाइनली हमारा क्या आंसर आएगा, 3/5 हमारा राइट आंसर बन जाएगा, जो कि हमसे कॉस ए की वैल्यू निकल के आएगी 3/5 इस ट्राइंगल के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, देखिए 3/5 कहाँ लिखा हुआ है, तो बी इज़ आ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, द शेप ऑफ गिल्ली, इट मीन जो गुल्ली डंडा में खेलते हैं उसको बोला गया है गिल्ली डंडा। गेम इज अ कंबाइन ऑफ, हमारे पास देखिए एक गेम खेला जा रहा है गिल्ली डंडा, जैसे जिसमें ये गिल्ली बोली जाती है इसको, और बोला गया ये किसके शेप में कंबाइन होकर बनी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी आंसर शीट पे इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। जब आप ये डायग्राम को अपनी शीट पे ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप सिलेंडर को कंसीडर करेंगे। देखिए ये हमारा सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर को आप स्टैंडिंग में रख लीजिए या फिर उसको उल्टा कर लीजिए। सिलेंडर अगर सीधा देखें तो ऐसे बनेगा, और इस तरह कर दें तो सिलेंडर मतलब उसको टेढ़ा किया हुआ सिलेंडर को। और साथ में देखिए यहाँ पर ये 2 कोन बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास 2 कोन बन रहे हैं और एक सिलेंडर। तो देखते हैं सबसे पहले 2 कोन कहाँ लिखा हुआ है। देखिए 2 कोन सिर्फ एक ही जगह पर लिखा हुआ है, 2 कोन, और यहाँ पर सिलेंडर लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 कोन लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 कोन लिखा था, सॉरी, यहाँ पर 2 कोन और सिलेंडर। तो क्या बन रहा है हमारा, यही राइट आंसर है। इट मीन्स सी इज आ राइट आंसर। 2 कोन बन रहे हैं और एक सिलेंडर। बाकी ऑप्शन में देखिए 2 सिलेंडर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 कोन लिखा है, 1 सिलेंडर लिखा हुआ है। लास्ट वाले ऑप्शन में 2 सिलेंडर 1 कोन, तो हमारे पास 2 कोन बन रहे हैं और एक सिलेंडर बन रहा है। इट मीन्स सी इज आ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें बोला गया है हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। हमें कहा गया है एक सर्कल से हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। हमें ये नहीं कहा गया है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा हुआ है हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल, एक सर्कल पे हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखिए एक सर्कल पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, वहाँ से हम बहुत सारे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने सारे, बहुत सारे, तो जिसको हम इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट कहते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट, तो ये रहा डी ऑप्शन, इनफाइनाइट लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल है डी ई एफ, देन एंगल ए 47 है और एंगल बी 83 है, देन फाइंड दी सी। चलिए हम इसको आंसर शीट पे आते हैं और वहाँ पर आपको क्लियर करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, दो ट्राइंगल को कंसीडर कर लेना है। तो हमने 2 ट्राइंगल कंसीडर कर लिया,
ए बी सी और यहाँ पर डी ई एफ, इनके नाम दे दिया। और हमें कहा गया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब कि जो एंगल यहाँ बन रहा है वो एंगल यहाँ बनेगा, जो एंगल यहाँ बन रहा है वो एंगल यहाँ बनेगा। ओके फ्रेंड्स, जब दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी उन दोनों की साइडें और एंगल दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इट मीन्स जो हमारा एंगल सी बनेगा वही एंगल हमारा एफ बनने वाला है। तो हमने क्या किया, ये जो एंगल दे रखे थे ए बी सी में, उनका हमने सम ऑफ कर दिया। उसके लिए लिखा सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। जैसा कि हमें पता है ट्राइंगल के तीनों कोनों का माप 180 होता है, तो हमने क्या किया, तीनों एंगल को ऐड कर लिया, 47, 83 और एंगल सी इक्वल्स टू 180। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 130, और ये 130 हम लाकर 180 से माइनस कर लेंगे, जिससे कि हमारे पास एंगल सी निकल के आएगा 50। एंगल सी हमारा 50 है तो एंगल एफ भी हमारा क्या होगा, 50। तो फाइनली 50 इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं 50 कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए ए इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 50 यहाँ लिखा हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है वन ऑफ द मेथड ऑफ डिफाइंड मॉड। हमें कहा गया इनमें से कोई एक फार्मूला है जो मॉड के लिए फाइंड आउट होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, सभी में मॉड लिखा हुआ है, कोई एक ही फार्मूला सही है। मॉड का जो फार्मूला हमारे पास है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस फार्मूले को चेंज करके भी दिया जाता है, जैसे कि ऐसे मॉड इक्वल्स टू 2 मीन इक्वल्स टू में 3 मीडियन। ओके फ्रेंड्स, ऐसे भी निकाल कर या कंफ्यूज करके हमें दिया जा सकता है, हमें उसे क्लियर करना होता है कि हमारा बन क्या रहा है। फाइनली हमें मॉड कहा गया था तो मॉड हमें इक्वल्स टू में रखना है, तो हमारा आंसर क्या है, बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बी इज अ राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है अ चिल्ड्रन हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस। चिल्ड्रन के एक बच्चे के पास एक डाइस है जिसमें 6 फेसेस हैं। शो द लेटर ऑफ द गिवन बिलो, जो कि लेटर उस पर लिखे गए हैं। लूडो की गिटी में काउंटिंग नहीं लिखी है, ए बी सी लिखा हुआ है। देखिए ए बी सी डी ई और ए फिर से लिखा हुआ है। 6 लेटर दिए गए हैं और बोला गया है अ डाइस इज थ्रो, एक डाइस को फेंका जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की क्या संभावना है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट पर लिखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है या टोटल नंबर ऑफ ए कितने हैं। देखिए ए कितनी बार है हमारे पास, एक बार, यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो मतलब ए मेरा 2 टाइम है। नंबर ऑफ डाइज में कितने फेसेस हैं या कितने डिजिट्स हैं, वो कुल मिला के हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो टोटल कितने डिजिट है, 6। और अगर 6 डिजिट है तो ए मेरा कितनी बार आ सकता है, तो हम उसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए। कितनी बार ए है, 2 बार, और कितने टर्म्स हैं, 6, तो 2/6। अब हम इसको कट करेंगे, अगर कट हो रहा है तो कट करिएगा, कट नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा। चलिए हम कट करते हैं, 2 1 द 2, 2 3 द 6, फाइनली 1/3 इज अ राइट आंसर। चलिए देखते हैं 1/3 कहाँ लिखा हुआ है, तो हियर इज अ डी इज अ राइट आंसर, 1/3। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें बोला गया है द साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन बिलो। हमें कहा गया है ट्राइंगल की साइड नीचे दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इनमें से कौन सी साइड है जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए फॉलो हो रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट करेंगे और उसमें एक 90 को दिखा देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये रहा। तो नीचे वाला हमारा क्या होता है, नीचे वाला हमारा बेस होता है, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस। याद रखिए हमें क्या कहा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल कहा गया है ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो इनमें से आपने क्या करना है, ऑरली करिएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप 7 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, उन दोनों को ऐड करके देखिए 24 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं। इसी तरह हमने क्या किया, एक रैंडमली कोई टर्म उठाई जिसमें हमने देखा कि ये जो टर्म है काफ़ी क्लोज लग रही है, तो ये आंसर हो सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, 34 बड़ी वाली साइड आप यहाँ रखेंगे और बाकी दोनों साइड को जहाँ मर्जी रख लीजिए। 30 हमने नीचे रख लिया और 16 हमने यहाँ रख लिया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली बाय यूजिंग पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, फार्मूला अप्लाई किया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 34, तो हमने यहाँ 34 का स्क्वायर ले लिया। परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर इसको माना है, इट मीन्स परपेंडिकुलर, ये बोला गया नहीं बोला गया, ओके। हमने परपेंडिकुलर यहाँ मान लिया, 30 को मान लिया है और बेस हमारा 16 मान लिया। ओके फ्रेंड्स, आप इसको चलिए एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने परपेंडिकुलर यहाँ बोला है तो हम परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। ये हमारा नीचे वाला बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए जरा, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 30 है तो 30 फिल कर लिया। परपेंडिकुलर कितना है 16, तो 16 फिल कर लिया। अब हम इनका ओपन करेंगे, 34 का स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर लो तो फाइनली कितना आएगा 1156, तो हमने यहाँ लिख लिया। 30 का स्क्वायर है, इट मीन्स 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 900, तो हमने 900 यहाँ लिया। 16 का स्क्वायर, 16 को 16 मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 256। फाइनली इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा 1156, तो यहाँ पर भी 1156, तो फाइनली दोनों इक्वल टू आ रहे हैं। तो यही वो हमारी साइड है जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंसीडर होगी। इट मीन्स बी इज़ अ राइट एंगल, बी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, यही वो ट्रायंगल है जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉलो की जाएगी। बाकी और कोई भी ट्रायंगल आप यूज़ करिए, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने को कहा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहाँ कहा गया है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -5 नेवर मीट द एक्स एक्सिस। हमें कहा गया अगर हम y इक्वल्स टू -5 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या वो एक्स एक्सिस को मीट करेगा, मीट करने में मतलब टच करेगा या फिर वहाँ से पास होता हुआ जाएगा। देखिए जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये रही हमारी ग्राफ की मेन लाइन, यहाँ पर हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा x पॉजिटिव, ये हमारा x नेगेटिव, ऊपर हमारा y पॉजिटिव, नीचे हमारा y नेगेटिव। हमने कंसीडर कर लिया है कि नेगेटिव नीचे है तो y1 y2 y3 ऐसे काउंट होगा। तो ये जो लाइन गई है ये हमारी y -5 वाली लाइन है। तो देखिए ये जो लाइन है x वाले लाइन को टच ही नहीं कर रही है या x वाली लाइन को कट करके नहीं जा रही है। तो इट मीन्स बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है। इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप ट्रू को टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया है एक्स का क्यूब, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कहा गया है जो इक्वेशन दी गई है एक्स का क्यूब 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 5, कहा गया क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है कि उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, जिसमें भी आपके पास एक्स स्क्वायर या इसके अलावा कोई टर्म दिखे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे कि ये हमारी जनरल टर्म है, हाईएस्ट पावर अगर आपको 2 दिख रही है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 या 2 से ज़्यादा हो, जैसे 3 हो, 2 से ज़्यादा हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कहा जा रहा है, इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली आप फॉल्स पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे कहा गया है दिस सीरीज 1 1 1 2 2 2 3 3 इज अ एपी सीरीज। हमें कहा गया है क्या अगर हम 1 1 1 अगर कोमे में दिया हुआ है, ये 1 1 1 2 2 3 3 ऐसे दिया गया है, तो क्या ये एपी सीरीज है। तो याद रखिए किसी भी टर्म के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें, अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आए, सेम कॉमन डिफरेंस आए, तभी हमारा क्या होता है, वो हमारा एपी सीरीज कहलाता है। जैसे कि अगर मैं 1 में से 1 माइनस करूँ कितना आएगा 0, बिल्कुल सही है।
1 में से 1 माइनस करो 0 आएगा, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ से नहीं आएगा, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इट मीन्स इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फॉल्स। चलिए फॉल्स को टिक कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल्स इज 0 और 2, 0 सॉरी ओ ए और 0 बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस ए और 0। हमें कहा गया है क्या ए और 0 हमारा एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, तो याद रखिए कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पे लाइज कर रही है तो वहाँ पर वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 काउंट होता है, और वाई एक्सिस पे काउंट कर रही है, लाइज हो रही है, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 काउंट होता है। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है, तो आप इसका आंसर ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, आप इसका आंसर ट्रू लिखेंगे, ट्रू को टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें कहा गया क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 10 की वैल्यू क्या क्या होती है। 10 हमारा जैसे कि 10 एक √3 होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.73, और एक 10 होता है हमारे पास 45 पे हमारा 1 होता है। इसी अकॉर्डिंग 1060 पे हम √3 लिखते हैं। ओके फ्रेंड, 1060 √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। तो देखिए ये 1 से ज़्यादा हो गया है। इट मीन्स 10 की जो वैल्यू है 10a की ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती है, क्योंकि 1060 हमारा 1 √3 होता है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फॉल्स। चलिए आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमसे क्या कहा हुआ है, आइए उसको भी रीड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पेज में हमसे कहा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है। इसमें हमसे कहा गया है व्हेन अ सॉलिड ऑफ ए मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द अनदर सॉलिड। हमें कहा गया है अगर हम एक सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं और उससे दूसरा सॉलिड बना रहे हैं, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए एंड सॉलिड बी आर इक्वल। हमें कहा गया है अगर हम एक सॉलिड कोई है हमारे पास ए और कोई दूसरा सॉलिड है बी, इसको मेल्ट करके, सिलेंडर को मेल्ट करके हमने कोन बना लिया है, तो क्या उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो बिल्कुल सही है, आप किसी चीज़ को मेल्ट करिए उसके बाद दूसरी चीज़ बनाइए तो बिल्कुल वो सेम ही रहेगी। एज एग्जाम्पल हम मानते हैं कोई क्ले लिया हमने, क्ले से हमने सिलेंडर बनाया और सिलेंडर को मेल्ट तोड़ करके फिर कोन बना दिया, तो उसका तो जो वॉल्यूम है या मेल्ट जो क्ले है हमारा वो तो उतना ही रहेगा। इट मीन्स वॉल्यूम हमारा सेम ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे क्या कहा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 1। हमें कहा गया क्या हमारी कोई प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 1 होती है। तो याद रखिए हमारे पास पॉसिबल इवेंट जब होते हैं उसी की प्रोबेबिलिटी 1 काउंट होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 काउंट नहीं होती है। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कहा जा रहा है, इसका आंसर आप फॉल्स टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फॉल्स को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉन फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सर्कल। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है क्या अगर कोई सर्कल पे हमने कोई बाहर पॉइंट कंसीडर कर लिया है, वहाँ से सर्कल पर एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा गया है ओके फ्रेंड्स कि क्या हम ओनली एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सर्कल। अगर हम पॉइंट कोई सर्कल के बाहर एक पॉइंट काउंट कर रहे हैं, वहाँ से सर्कल पे एक ही टेंजेंट काउंट करेंगे तो बिल्कुल गलत है जी।
एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट पर कम से कम 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, ये हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट काउंट हो रहा है। इट मीन्स इसका आंसर आप फॉल्स टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये आंसर फॉल्स है क्योंकि हम यहाँ से 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3rd है, इसमें हमारे पास फिलअप कहे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिलअप को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू में 0 इज डैश। यहाँ पर हमारे पास 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ही सॉल्यूशन कंसीडर होगा। हमने क्या किया, हमने ये देखा इनमें से अगर हम कोई पॉइंट उठाकर इस वाली इक्वेशन में फिल कर देंगे, अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। हमने क्या किया, इसके लिए इनमें से कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, बारी बारी से आप भर के देखते हैं। हमने पहला पॉइंट को हिट किया, इट मीन्स 1 और 2 को हमने फिल किया। x की जगह पे हम 1 भरेंगे, y की जगह पे हम 2 भरेंगे। अगर 0 आ गया तो वो उसका सॉल्यूशन काउंट होगा। हमने क्या किया, x की जगह पे 1 भर लिया और y की जगह पे 2 भर लिया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और ये तो 2 वैसे था, 2 माइनस 2 0 इक्वल्स टू में क्या था 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेटिफाइज हो गया है। इट मीन्स 1 और 2 ही इसका सॉल्यूशन है। तो फाइनली हम अपने फिलअप में क्या लिखेंगे, 1 एंड 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है एरिया ऑफ सर्कल विद द रेडियस r इज डैश। 4 ऑप्शन फिर से दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन है। याद रखिएगा पेपर में आपको ये ऑप्शन आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। वैसे प्री बोर्ड के एग्जाम में ये ऑप्शन दी गई है, तो फाइनली पेपर में भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, कंपल्सरी नहीं है कि ये देखने को मिले, पर मिल सकती है, कुछ केसेस जरूर मिलेगी। चलिए एरिया ऑफ सर्कल क्या कहा हुआ है, जिसका रेडियस r है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। रेडियस भी में r दिया हुआ है, तो हमने r की जगह पे r ही फिल कर लिया। मोस्टली कंफ्यूज करने के लिए आपको रेडियस यहाँ पर p कह सकता है, m कह सकता है, कुछ भी अनदर या कैपिटल R कह सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में हमसे क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3rd में हमसे कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2 और 3 फ्रॉम x एक्सिस इज। हमें कहा गया अगर हम कोई पॉइंट P, हमारा कोई पॉइंट है 2 और 3 फ्रॉम द x एक्सिस, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा। x एक्सिस पे कोई डिस्टेंस काउंट करना है। याद रखिए अगर आपको एक ही पॉइंट दिया गया हो, जैसा कि हमें दिया गया है P पॉइंट 2 और 3 कहा गया है, और बोला गया है x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो आप कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे रफली, और उसमें 2 और 3 को दिखाएंगे। तो देखिए हमने 2 और 3 को यहाँ दिखा दिया है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, x एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट को मेंशन करना है, वो x से कितना दूर है। देखिए ये कितना दूर है यहाँ से, तो ये 3 यूनिट दूर है, 1 2 3, तो 3। तो फाइनली आंसर में आप क्या लिखेंगे, 3 यूनिट या 3 लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली 3 इज अ राइट आंसर। याद रखिएगा जब भी आपको एक पॉइंट दिया हो तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही काउंट करना है। ऐसे x से दिया है तो x ये रहा, पॉइंट ये रहा। इसके अकॉर्डिंग अगर y दिया हो तो आपने इसको काउंट करना है और इतना काउंट करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कोसेकेंट a माइनस 1 इक्वल्स टू डैश। हमें कहा गया है कोसेकेंट a माइनस 1 किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर a। ये एक फॉर्मूला भी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू में कोसेकेंट स्क्वायर a। इसी को क्या किया है उन्होंने, माइनस उधर भेज दिया है, जिससे कि इसको लिखा गया है कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू में कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस का 1। ये देखिए 1 इधर आके कंफ्यूज करने के लिए आपको ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कन्वर्ट करके दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर में आप क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर a। चलिए तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर a। याद रखिएगा
आपने आंसर को टिक नहीं करना है, आंसर को फिल करना है, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सेक्टर विद द एंगल P, द रेडियस द सर्कल with the radius r, the length of arc of the sector, angle P of the circle with the radius कैपिटल R है। देखिए जरा, थीटा हमारा P है और रेडियस हमारा कैपिटल R है, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखिए यही लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सेक्टर या सर्कल। ओके फ्रेंड्स, एंगल ऑफ सेक्टर लिख लेंगे, कितना है, P डिग्री दिया हुआ है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 पाई आर दिया गया है, क्योंकि ये हम लेंथ ऑफ द आर्क काउंट कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है वो भी क्लियर करते हैं। देखिए एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, अगर सेक्टर हमारा इतना बन रहा है तो उसकी आर्क इतनी काउंट होगी। चलिए मैं जरा से पेन से मार्क कर दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा कोई सेक्टर है इतना, देखिए जितना दूर पेन चलेगा ये हमारा सेक्टर है। इसकी जो ये देखो बाउंड्री दिख रही है ये वाली, ये चीज़, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, इसी को हम आर्क कहते हैं। इसकी लेंथ कितनी है तो उसको लेंथ ऑफ आर्क, तो फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 2 पाई आर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे पी फिल कर लेंगे और आर की जगह पे कैपिटल आर फिल कर लेंगे, बस इतना ही करना है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ द आर्क निकल जाएगा, क्योंकि हमें डिजिट नहीं दिया है तो इसको हम कट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं, ये भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगी, ये रही। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली आप यहाँ लिखेंगे P अपॉन 360 2 पाई आर, कैपिटल आर बनाइएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा हुआ है, इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर बिकम 3 टाइम, अगर हमें कहा गया है कोई रेडियस है 3 टाइम, स्फेयर का रेडियस अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन दी वॉल्यूम विल बिकम डैश, तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें कहा द रेडियस ऑफ स्फेयर बिकम 3 टाइम, हम किसी स्फेयर का रेडियस को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना अंतर आएगा वो हमें बताना है। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक छोटा रेडियस, एक छोटा स्फेयर ले लिया है जिसका रेडियस हमने आर कंसिडर किया, फिर एक बड़ा स्फेयर ले लिया है जिसका रेडियस हमने 3r रख लिया है। क्यों, क्योंकि उन्हें 3 टाइम कहा था। ओके फ्रेंड्स, फिर हमने दोनों को यहाँ कंपेयर कर दिखाया भी हुआ है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला स्फेयर का वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ओके फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दोनों तरफ लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम स्फेयर काउंट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो, हमने स्फेयर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इधर भी आप लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला कहता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह पे हमने यहाँ आर ही फिलअप किया है, यहाँ पर 3r फिलअप कर लिया है। देखिए अब कट करने की कोशिश कीजिए, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर का क्यूब ही रहेगा। बट यहाँ पर जब हम खोलेंगे यही दिक्कतें हैं, 3r का स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा, 27r का क्यूब। तो फाइनल देखिए जरा, जो इसका वॉल्यूम आएगा वो आर का क्यूब आएगा, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 27r का क्यूब। फाइनली अगर आप कट भी कर दोगे तो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 27 टाइम ये गुना हो जाएगा। अगर आप रेडियस में थोड़ी सी भी चेंजेस करते हैं, 3r का 3r कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम 27 टाइम मल्टीपल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ये देख लेते हैं आंसर कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए 27 गुना लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 27 इंग्लिश में लिखेंगे 27 टाइम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, 27 टाइम ये मल्टीपल हो जाएगा, ये रहा इसका सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में से क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया डैश इज अ नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमें कहा गया इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यूज नहीं होता है। याद रखिए, अब कुछ चैप्टर से क्लियर होना चाहिए कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी वाला कोई टॉपिक जो हमारा जो है, ये हमारा स्टैटिक टॉपिक है। स्टैटिक में हमने मीन मीडियन मॉड ही पढ़ा है, रेंज नहीं पढ़ा है। तो फाइनली यही वो टर्म है, रेंज ही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यूज नहीं होती है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, रेंज लिखेंगे, रेंज इज नॉट मेजर दी सेंट्रल टेंडेंसी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें कहा गया है कि एक कार्ड निकाला गया है डेक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड के गट्ठर में से एक कार्ड निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज फेस कार्ड। ध्यान दीजिएगा, फेस कार्ड बोला गया है। फेस कार्ड क्या होता है? जिन पे चेहरे बने होते हैं, जैसे कि किंग का फेस बना होगा तो किंग का फेस हो गया, फिर क्वीन का फेस हो गया, और एक होता है हमारा जैक का फेस। हर कार्ड में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल मिला के हमारे पास 4 तरह के कार्ड होते हैं। तो 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 12। फाइनली हमारे पास नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग फेस कार्ड क्या होगा? 12 ओवर 52। जितने कार्ड फेस के होते हैं वो, और अपॉन में टोटल कार्ड नीचे। अब हम इसको कट करते हैं, तो किसी के भी टेबल से कट करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम 4 के टेबल से कट करते हैं। 4 3 जा 12, और यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ 4 1 4, 4 3 जा 12। कितना आएगा? 3/13 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये हमारे ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है। तो ये रहा ऑप्शन में 3/13। तो 3/13 यहाँ आ जाएगा 3/13। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा नंबर ऑफ फेस कार्ड कैसे काउंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फेस कार्ड कौन कौन से हैं? किंग क्वीन जैक वाले होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हमने सैंपल पेपर, जो प्री बोर्ड का हमारा सैंपल पेपर है, वो हमने पार्ट नंबर ए पूरा सॉल्व कर लिया है। पार्ट ए पूरा हमने सॉल्व कर लिया है, 1 मार्क्स के थे। नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर बी हमारा 2 मार्क्स का है। उसके बाद पार्ट नंबर सी की वीडियो बनेगी, फिर पार्ट नंबर डी की वीडियो। ओके फ्रेंड्स, ये सारी वीडियो लाइन वाइज हम अपलोड करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी है, हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर अगर आपका कोई अनदर क्वेश्चन है जो आप हमसे सॉल्व कराना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। इसी तरह हम और भी मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करते रहेंगे और आपकी हेल्प में बने रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।